हाँ तो नमस्कार बच्चों। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आपके प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं गणित के जो ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस कर दिए थे, उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से मैं क्वेश्चंस के यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, जिसमें क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए थे। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस प्रश्न बैंक में नीचे नीचे दे रखे ऑब्जेक्टिव के बाद में, उनको यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से आप वीडियो को देखिए, इसमें क्वेश्चंस को का आंसर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। और आप चाहे तो इसमें लिख भी सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1 है आपका यहाँ पर, परिमेय संख्या क्या है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। जो पिछली वीडियो में मैंने बताया है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें p और q पूर्णांक होता है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें भी q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन इसे p/q के रूप में हम व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं। ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। इसमें आपसे पूछा गया है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या आपको लिखना है। तो आपको ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या होती कैसे है ये आपको बताता हूँ। कैसे लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है, सब बच्चे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी एक अपरिमेय संख्या लिख रहा हूँ, 0.110, ओके, फिर 1100, ओके, और 11000। इस प्रकार से देखो यहाँ अनावसानी अनावृत्ति है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से आपको 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या आप आसानी से लिख सकते हैं। 1 में 7 का भाग दीजिए, 2 में 7 का भाग दीजिए, उनके बीच की कोई भी संख्या को इस प्रकार से अनावसानी आवृत्ति के रूप में आप लिख लीजिए। वो सभी संख्या जो भी आप लिखेंगे वो सही होगा। 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो यहाँ पर 1 में आपको 7 का भाग देना है, जो आपको सभी को आता ही होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो एक निश्चित पॉइंट के बाद में जो है, पॉइंट के बाद में जो नंबर आएंगे उसके बाद में उनकी जो अंकों की जो आवृत्ति होगी वो वापस से रिपीट होना वो शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ये अशांत आवृत्ति वाला है। अगला प्रश्न है, इसमें एक ऐसी एक संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति है। तो ये मैंने आपका आंसर ऊपर लिख ही रखा है। तो इसमें एक संख्या, ये ऐसी संख्या हम लिख सकते हैं, आपको दिख रही होगी। तो इस प्रकार की संख्या 0.110, 110, 11000, फिर आगे और बढ़ा सकते हैं 1140। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, आपको दिख रहा है 9 की घात 1/2 का मान। तो बहुत ही सिंपल है, इसका वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, क्योंकि 9 की घात 1/2 का मतलब होता है √9, ओके। तो इसकी वैल्यू होती है √9 का मतलब 3। चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको? 9 की घात, तो इसको 3 की घात 2 की घात 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 3 की घात 1 का मतलब 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो सामने है आपके, इसमें 3.14267 को p/q के रूप में आसानी से आप इसमें व्यक्त कर सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी जो होती है वो 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 होती है। अगला प्रश्न है, इसमें आपके वो 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो 36/100 का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत प्रकार का है, क्योंकि 36 में 100 का हम भाग देंगे तो क्या आएगा? दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव निरूपण होगा, 0.36 इसका आंसर आएगा। वास्तविक संख्या क्या है? जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वास्तविक संख्या है जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो 1/6 और 1/5 के बीच में आपको केवल एक परिमेय संख्या लिखनी है। तो इनका दोनों का हर समान करना है, तब जाकर के आपको पता चलेगा एक परिमेय संख्या कौन सी है। तो मैं यहाँ पर 10 का गुणा ऊपर कर रहा हूँ, 10 का गुणा नीचे, और 12 का गुणा ऊपर और 12 का गुणा नीचे। ऐसा क्यों करा मैंने? हर को समान बनाने के लिए। 10 छंग 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगी 10/60 और एक हो जाएगी 12/60। अब 10/60 और 12/60 के बीच में आप संख्या लिख सकते हैं आसानी से 11/60। इस प्रकार से इसका आंसर 11/60 होगा। अगला है 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का? आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हैं, इजी है। इसके बाद है आपका 4 की घात 2/3 का मान कितना होगा?
इसमें भी बहुत इजी है, 2 की घात 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2/3 तो है इसे, इसका उत्तर आएगा 2 की घात 4/3। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत परिमेय संख्या, अपरिमित परिमेय संख्या होती है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है? इसमें भी अनंत और अपरिमित संख्याएं होती है। संख्या पद्धति क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि संख्या पद्धति ही चैप्टर का नाम है, तो निश्चित रूप से इसका मतलब भी आपको आना ही चाहिए। आप चाहे तो लिख सकते हैं, संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। संख्या को लिखने एवं उसके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। ये आपको इसके अंदर लिखना है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर जो दिख रहा होगा, इसमें 1/3 की घात 5 पूरी की घात आपको 4 दे रखी है। तो इसमें आपका आंसर आएगा, 4 में 5 का गुणा कर देंगे, 3 की घात कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 1/3 की घात 20, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात ऋण 20। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ है, बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम इसको लिख सकते हैं 0/1 हम इस परिमेय संख्या के रूप में इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि √25 जैसे क्वेश्चन बोला है उदाहरण दीजिए, तो हम दे सकते हैं √25 का वैल्यू कितनी आती है? 5 आती है। तो ये क्या हो गई आपकी? ये परिमेय संख्या हो गई। ये आपको इसके अंदर लिखना है। अगला प्रश्न है आपके यहाँ, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। बहुत ईजी प्रश्न है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। इसमें देखो, पहला वाला आपके अपरिमेय संख्या है, दूसरी भी अपरिमेय संख्या है और चौथी भी अपरिमेय संख्या है। ध्यान से सुनिए। और √7 से √7 जब कट जाएगा तो यहाँ पर आपके 2/7 बच जाएगा, जो कि यहाँ पे एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो केवल थर्ड वाला जो है जो संख्या है वो 2/7 ये परिमेय संख्या होगी, जबकि तीनों अपरिमेय होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके 16 की घात 3/4 का मान कितना होगा? तो 16 की घात 3, 2 की घात 4 की घात 3/4। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा 2 की घात 3, मतलब इसका उत्तर कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23वां। इसमें सरल कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसमें आपको 7 की घात 1/2 है, 8 की घात 1/2, दोनों की घात सेम है, तो हम लिख सकते हैं 7 × 8 की घात 1/2, मतलब 56 की घात 1/2। और किसी की भी घात 1/2 होती है तो √56, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ऐसी दो संख्या लिखी जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी आवृत्ति है। अनावसानी आवृत्ति है मतलब ऐसी कोई भी दो संख्या, जैसे कि 1/7 है और 2/7। इस प्रकार से हम इसमें 1 में 7 का भाग देकर जो संख्या आएगी वो उत्तर लिख सकते हैं। 2/7 में 2 में 7 का भाग देंगे तो जो संख्या आएगी वो अनावसानी आवृत्ति वाली होगी। जांच कीजिए कि अब इसमें से आपको ये जांच करना है कि कौन सी जो है परिमेय है और अपरिमेय है। तो इसमें आप ध्यान रखें, ये पहले वाली अपरिमेय संख्या है, दूसरी भी अपरिमेय संख्या है, तीसरी भी अपरिमेय संख्या है, ओके, और ये चौथी भी अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आता है आपका इसमें जो है प्रश्न नंबर 26 में 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो बहुत सिंपल है, परिमेयकरण आपको आना ही चाहिए। तो हर का परिमेयकरण करना है तो हर में जो संख्या है उसका ऊपर नीचे आपको गुणा करना है, इजी है। तो √2 तो ऊपर आ जाएगा, √2 का 1 में इंटू करेंगे √2 आ जाएगा, √2 का √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको 27वां प्रश्न भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, ज्ञात कीजिए कि 125 की घात 1/3। तो इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, कितनी होगी? तो 125 की घात 1/3 मतलब 5 की घात 3 की घात 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा? केवल 5 आएगा। इसमें 5 आपको लिखना है। इसके बाद हर का परिमेयकरण करना है, बहुत ईजी है। नीचे की संख्या का जल्दी से मैं कर देता हूँ, आपको सबको वैसे पता होगा। तो हर का परिमेय करने में आपको क्या करना है? परिमेयकरण में नीचे की संख्या का चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा करना है। ये हमने गुणा कर दिया। इसमें √7 + 6 तो ऊपर आ जाएगा, √7 + √7 √6 ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर √7 - √6 और √7 + √6 a + b और a - b का एक फार्मूला लग जाएगा। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ √7 + √6/7 - 6, क्योंकि √7 का स्क्वायर मतलब 7, √6 का स्क्वायर मतलब 6 में 7 गया तो आंसर 1 आएगा नीचे। तो ये आएगा √7 + √6, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको जो है प्रश्न नंबर 30
प्रश्न नंबर 30 में आपको इसमें गुणा करना है दोनों का, दोनों संख्याओं का आराम से गुणा कर सकते हैं। 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, 5 में 2 √2 का गुणा करेंगे, अंदर गुणा कर रहा हूँ 5 का दोनों में पहले, तो 10 √2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, और इसमें अगर √7 में 3 का 3 √7 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 √14, ठीक है, दोनों का इंटू कर दिया है। अब सभी अलग संख्या हैं यहाँ पर, 3 √7 ये अलग है, 2 √14 ये अलग है, इसके अलावा 10 √2 अलग है, और ये 15 अलग है। सेम ही इसी प्रकार से लिखाएगा। अगला प्रश्न इसमें आपको दिख रहा होगा, 5/√3 - √5 को सरल कीजिए। तो परिमेयकरण कर दीजिए आप इसका, और इसमें जो भी आपको करना है 5 √3 - √5। अब इसमें आपको परिमेयकरण करना है, सरल करना है, तो √3 + √5 का इंटू ऊपर और √3 + √5 का इंटू नीचे आपको कर देना है और इंटू कर देना। अगला प्रश्न है इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें प्रश्न नंबर 32 जो बहुत ईजी है, आपको इसमें इंटू करना है। तो इसमें a + b और a - b का एक फार्मूला लग जाएगा। तो √3 को, इस √3 जो पीछे दे रखा है इसको आगे लिख देना है। तो a + b और a - b बराबर होगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, तो इसका आंसर आएगा -2। अगला प्रश्न है इसमें आपके जो है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो इसमें a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, आपको बता रखा है। a + b का स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, एक फार्मूला है, इसमें आपको फार्मूला लगाना है। तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 × √2। ओके, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 5 होगा। ओके, √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा। और अब यहाँ पर 2 और √5 में 2 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो 7 + 2 √10 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना जरूर आपको आना चाहिए। कोई भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, जैसे कि इसमें 1 और 2 के बीच में बोला है तो 1 और 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 1 और 2 के बीच में 5 बोला है तो यहाँ इसके 5 संख्याएँ में यहाँ पर जो के लिए खंड बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5। अब इसमें कितने खंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो आपको क्या करना है? 1 × 6/6 इस प्रकार से इसको लिखना है। ओके, तो 6/6 के बाद क्या आता है? 7/6 एक संख्या हो गई, फिर 8/6 फिर एक संख्या हो गई, 9/6 फिर एक संख्या हो गई। ओके, 10/6 फिर एक संख्या हो गई, 11/6 एक संख्या हो गई। तो इस प्रकार से आप ये 1 और 2 के बीच में जो है ये 6 परिमेय संख्या कितनी है? 5 परिमेय संख्या हम इसके बीच में लिख सकते हैं। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 और 12/6 मतलब 2 आ जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, 35वां प्रश्न यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो इसमें आपके दिखाइए कि 0.333 को इक्वल टू 0.3 बार, तो P/Q के रूप में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको आना चाहिए। ध्यान से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए। तो 3.3 बार हमने इसके ऊपर लिख लिया। अब यहाँ पर इसमें 10 × x कर दिया मैंने, 10 का इंटू कर दिया, तो कितना होगा? 3.3 और ये बार हो जाएगा। ओके, अब इसमें से आपको इस 10x में से x को घटाना है, तो कितना आ जाएगा? आपके 9x हो जाएगा। और 3.3 बार में से 0.3 बार को घटाना है, तो केवल क्या आएगा? 3 आएगा। ओके, क्योंकि 3 बार में से 3 बार चल जाएगा, 0 इधर तो, और 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। अब x = कितना आएगा? 3/9। 3/9 मतलब 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 1/3। तो P/Q के रूप में इसको निरूपित करना था, तो इसका आंसर आ गया 1/3। इसी प्रकार से जैसे मैंने 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या लिखी थी अभी क्वेश्चन नंबर 34 में, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 36 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप, 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या है। बहुत इजी है, 3/5 आप लिख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 4/5 भी आप लिख लीजिए। अब इसमें आपको 5 का इंटू ऊपर कर दीजिए, 3 परिमेय संख्या लिखना है, 5 का इंटू नीचे कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 5 का इंटू ऊपर करना है, 5 का इंटू नीचे करना है, तो कितना हो गया? 15/25 हो जाएगी, और ये 20/25 हो जाएगी।
अब 15/25 और 20/25 के बीच में आराम से आप 3 संख्याएं लिख सकते हैं, 16/25, 17/25, 18/25। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार जो है अनावसानी अनावृत्ति, जो भी मैंने आपको लिखना सिखाया था जो पिछले क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से, जैसे कि आपको 0.110, 1100, 1100, इस प्रकार से संख्याएं हम लिख सकते हैं। और कोई संख्या 0 से 120, 1200, 1200, इस प्रकार से एक और अनावसानी, इस प्रकार से 3 संख्याएं आप कौन सी भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें आपका 39वां प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो 1/11 को 1 में आपको 11 का भाग देना है, आपको पता कर लेना है क्या है इसमें जो कौन सी संख्या आएगी, तो आवृत्ति वाली तो आएगी, तो इसमें अशांत आवृत्ति वाली संख्या आ जाएगी। और 339/400, 339 में यदि 400 का भाग देंगे तो ये शांत वाली संख्या जो हो जाएगी, शांत दशमलव निरूपण, क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 मतलब 2 × 2। किसी भी संख्या के नीचे यदि आपको ध्यान रखना है हर में 2 या 5 का गुणांक हो या 2 और 5 हो, तो ऐसी संख्या जो होगी वो शांत संख्या होगी, शांत दशमलव निरूपण उसका होगा, आपको ध्यान रखना है इसमें। अगला प्रश्न है इसमें आपको दिख रहा होगा, इसको जोड़ना है, बहुत ईजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं जोड़ने के काम को इजी तरीके से। इसके बाद एक गुणा करना है, इसमें इसका गुणा करना है, 6√5 का गुणा आपको 2√5 में करना है, तो बाहर की संख्या का बाहर गुणा करना है, अंदर की संख्या √5 का गुणा √5 में 5 हो जाएगा, 12×5 = 60, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप भाग दे सकते हैं और इस प्रकार से 1 का परिमेयकरण कर सकते हैं। सरल कीजिए, आराम से इसको गुणा करके सरल आप कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें सरल कीजिए, तो इसमें भी बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। सरल करना है आपको 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4, तो 11 की घात 1/2, अब नीचे से 11 की घात 1/4 ऊपर आ जाएगा तो 1/2 में से 1/4 घट जाएगा, तो 11 की घात 1/2 में से 1/4 घटेगा तो 1/2 आ जाएगा, √11 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन को मैंने अभी रिपीट किया है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो पिछले ऊपर भी हमने कर चुके हैं इसको। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 46 में भी आपको ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 7 की घात 1/5, 7 की घात 1/4, जो इस प्रकार का जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4, इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। हर का परिमेयकरण कीजिए, तो इसमें भी आपको हर का परिमेयकरण में क्या करना है, इसमें संख्या का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करना है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से कैसे भिन्न होती है। तो मैंने आपको बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसके बाद सरल कीजिए, आराम से आप इसको घातांकी नियम के अनुसार इन दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद ये भी आपको अभी क्वेश्चन करवाया मैंने, इसका आंसर आएगा 1/3 की घात 21 आ जाएगा, 7 या 21, 7 में 3 का इंटू हो जाएगा। व्यंजकों को सरल कीजिए, आराम से इसके अंदर आपस में गुणा करना है, a+b और -b का फार्मूला लग जाएगा इसके अंदर जो सर्वसम्मिका है। इस प्रकार से a+b का स्क्वायर, इसमें वो सर्वसम्मिका लग जाएगी a² + b² + 2ab के, जो अभी ऊपर मैंने डिस्कस की थी। इसी प्रकार से 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें भी आप आराम से इसको जो है इसमें दोनों संख्याओं का इंटू करना है, इसमें सर्वसम्मिका a+b का होल स्क्वायर लगाना है। प्रश्न नंबर 53 में आपको ये मैंने करा दिया है, अभी ऊपर जो है वापस से रिपीट क्वेश्चन हो गया है, इसको आप देख लीजिएगा। 0.3 बार यहाँ पर है, ध्यान रखें, दिखाइए कि अभी यहाँ पे 0.23535, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। बहुत इजी प्रश्न है वैसे ये, आराम से इसको आप कर सकते हैं। इसमें जो दे रखा है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें 0.235 के ऊपर बार है यहाँ पर, ये ध्यान रखें। अब इसको हमने x मान लिया है, अब जैसे हमने इसको x मान लिया है तो इसमें 10 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x = हो जाएगा 2.35 बार, ओके। अब इसी प्रकार से मैं वापस से इसके अंदर 100 का इंटू कर रहा हूँ, तो 100 का इंटू करूँगा मतलब 100 का इंटू 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000x = 235 हो जाएगा और 0.35 के ऊपर बार लग जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, 1000x में से 10x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके, 990 आ जाएगा, x हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे सॉरी, तो 235 में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 233 बचेगा।
और 35 बार से माइनस हो ही जाएगा वो, तो 233। तो x बराबर कितना आएगा 233/990। ध्यान से सुनिए और लिखिए 233/990 इसका p/q के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। अगला प्रश्न है इसमें आपके 0.6 बार। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना आपको, ये बार है, यहाँ पर बार नहीं लगा हुआ दी दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से जैसे कि 0.3 वाला हमने किया था, इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। 0.47, तो 47 के ऊपर यहाँ पर बार है, 7 के ऊपर केवल, तो ये भी आप इसमें आराम से जैसे कि हमने 0.6 वाला किया, 0.3 वाला किया, 0.3 वाला बार के जैसा इसको किया था, इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है? वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 के मान के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? बिल्कुल सही है। जैसे कि 1/7 की वैल्यू आपके पास ये है, उसने दे रखी है, तो इस प्रकार से 2/7 है, तो इसमें केवल 2 का इंटू करना है और आपको आंसर लिखना है। इसी प्रकार से 3/7 का मान निकालना है, तो 3 का इंटू करना है इसके अंदर और इसका मान निकालना है। 4/7 में तो इसमें 4 का इंटू करना है, 5/7 में इसमें 5 का इंटू करना है। और इसी प्रकार से उत्तरोत्तर आवेदन करके शेष संख्या रेखा पर इस प्रकार से आप निरूपित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 59 में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जाँच करके विभाजन प्रक्रिया द्वारा जाँच करिए। तो 1/17 में 1 में 17 का आपको भाग देना है। संख्या रेखा पर जो है (9.3) को आपको निरूपित करना है। तो बहुत इजी है, शॉर्टली मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम संख्या रेखा पर इसको निरूपित कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको जो है क्या करना है कि 0 से लेकर 9.3 तक आपको संख्या रेखा पर मार्क कर लेना है। अब 9.3 के बाद मार्क करने के बाद में आपको 9.3 के बाद एक इकाई का आपको फिर एक और अंतःखंड या एक रेखा और लेनी है, एक इकाई की। इस प्रकार से लेने के बाद में आपको जितना भी आएगा इस यहाँ से यहाँ तक का इसका जो मिड पॉइंट आपको लेना है, मध्य बिंदु लेना है। ध्यान से आप समझिए। और मध्य बिंदु लेने के बाद में आपको इस प्रकार से अर्धचंद्राकार आकृति बनाना है। ऐसे आपने बना ली। अब बनाने के बाद में आपको इस जो ये बिंदु है आपको सामने दिख रहा है, इस बिंदु से लंबवत रेखा आपको ऊपर खींचना है। और जहाँ पर ये बिंदु जो लंबवत रेखा जो है इस अर्धचंद्राकार भाग को काटती है, उसको ई, बी या सी जो भी आपको नाम देना है वो दे दीजिए। अब देने के बाद में आपको क्या करना है, अपने लंगर प्रकार की तीखी नोक को यहाँ पर रखना है और यहाँ तक का एक आपको त्रिज्या लेना है, उसमें चाप लेना है और उस प्रकार से अपने चांदे को इस प्रकार से घुमा देना है। और घुमाने के बाद में आपको रेखा को थोड़ा से आगे बढ़ा देना है और यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी लंबाई रहेगी वो लंबाई जो है किसको निरूपित करेगी? √9.3 को निरूपित करेगी। अगला प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 61 जो बहुत इजी है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। 16 की पावर 1/2, तो इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं 8। 32 की पावर 2/5, तो 32 को 2 की घात 5 की घात 2/5, 5 से 5 कट गया, 2 दूना 4, इसका आंसर 4 आएगा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है 125 की घात 1/3, अभी बताया था मैंने, 5 आएगा इसका आंसर। और 16 की घात 3/4, तो 2 की घात 4, इसका ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3, मतलब इसका उत्तर कितना आएगा आपके 8 आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।